हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपकी वाइफ बहुत स्मार्ट है और आपको कैसे सोचना चाहिए अपने केसेस के बारे में, वो आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बात आज हो रही है खर्चे के केसेस के बारे में, यानी मेंटेनेंस केस के बारे में। जब भी वाइफ आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती है तो उसका मेन एम आपसे पैसे लेना होता है, सिंपल एज दैट। आप अपने केसेस के बारे में कम सोचते हो या गलत तरीके से सोचते हो, जिसकी वजह से आप वो लेवरेज पॉइंट्स आप खो देते हो केस में। आप अपने केसेस के बारे में जो थिंकिंग है वो अगर चेंज करोगे तो आप भी स्मार्टली डील करोगे अपने केसेस को। पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि वाइफ की गलती है, वाइफ ने मुझे छोड़ा है तो मैं उसे क्यों पैसा दूँ। ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट्स कैसे सोचते हैं पहले उस पे आते हैं। कोर्ट्स का सीधा सीधा रूल है, अगर वाइफ है आपकी और उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, तो आपको गुजारा भत्ता देना होगा। अब आप तो कहेंगे कि वाइफ तो फादर के साथ रह रही है, फादर तो सपोर्ट कर रहे होंगे उनको, वाइफ तो मतलब घर भी है उसके पास, वो फादर के साथ रह रही है, वो उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जब वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर अगर अपनी डॉटर को सपोर्ट कर रहा है तो वो देखा नहीं जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये सोच लेना कि हमें तो कोई लायबिलिटी नहीं पड़ेगी, इसे केस को लड़ेंगे, आंखें बंद करके लड़ेंगे और हम पे कोई प्रेशर भी नहीं होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मोस्टली केसेस में मेंटेनेंस बनती है अगर वाइफ वर्किंग नहीं है। या तो आप पता कर लीजिए कि आपकी वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। अगर आप पता कर पाते हैं देन वेरी गुड, तब तो आप इस केस को अच्छी तरह लड़िए। बट अगर आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो फिर मेंटेनेंस बनना तय है। कम बनेगा ज़्यादा बनेगा ये कोर्ट के ऊपर है। और हाँ, कुछ और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेंटेनेंस कम भी हो सकती है, जिसकी वर्किंग नहीं है तब भी हो सकती है। ठीक, पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी आएगी अगर आप ये केसेस लड़ते हैं आज की डेट में। और कई बार ये होता है कि वाइफ को सिर्फ केस सेटल करना होता है। हो सकता है कि वो एक रीजनेबल अमाउंट आपसे अभी मांग रही हो, क्योंकि आपके पास ईगो है कि इसने मेरे ऊपर केस कर दिया तो अब तो मैं इसे मज़ा सिखाऊंगा, अब तो मैं फाइट करूंगा। अगर आप ऐसी थॉट प्रोसेस से चलेंगे तो आपके ऊपर ही फाइनेंशियल लायबिलिटी आएगी और आपके वकील साहब पे भी नहीं आएगी। वो तो अपना केस लड़के आगे करेंगे अगर आप चाहोगे, नहीं तो फिर आपको दूसरा वकील हायर करोगे। एंड ऑफ द डे ये पेमेंट आपको ही देना पड़ेगा जो भी आपके ऊपर लायबिलिटी आती है। पहली चीज़ तो ये आप ध्यान से समझ लीजिए। तो केस को अगर रीजनेबल टर्म्स पे इनिशियल स्टेजेस पे अगर सेटल कर लेना सही समझदारी है तो वो आप सोच सकते हैं। अब कल परसों मेरे पास एक केस आया था, इसमें मैंने हम तो देखिए एडवाइस ही दे सकते हैं, क्लाइंट को डिसीजन लेना पड़ता है। हमने कहा कि आप क्लाइंट को बोला कि आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है तो कोर्ट कुछ ना कुछ तो मेंटेनेंस बांधेगा ही। अगर वाइफ रीजनेबल अमाउंट मांग रही है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके अगर आप इस स्टेज पे सेटल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे वी डोंट नो कि कितनी मेंटेनेंस कोर्ट बांध सकता है। हालांकि कुछ हमारे पास केस स्टडीज़ हैं, एक्सपीरियंस है, तो उससे हम एक लगभग एस्टिमेटेड अमाउंट बता सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनसर्टन। कई बार वो ज़्यादा भी होता है, कई बार कम भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं होता मेंटेनेंस फिक्स करने का, बट ओवरऑल जो हमें पता रहता है कि एक्सपीरियंस जो है हमें उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इतनी लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। अब आप वो लायबिलिटी लेके आप अपील करेंगे, ठीक है, अपील में कोर्ट रिकवरी करवाता है, स्टे भी तभी मिलेगा जब आप से रिकवरी होगी। कुछ बिना रिकवरी के तो आपको स्टे भी नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है। तो आपको ये फिक्स करना है कि अगर मेरे ऊपर लायबिलिटी आती है तो कितने अमाउंट की लायबिलिटी आती है। कई बार चीज़ें अनसर्टन होती है क्योंकि आप भी खुद अपनी इनकम छुपा रहे होते हो, तो ऐसे केसेस में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोर्ट क्या फिक्स करेगा। कोर्ट गैस वर्क करता है। सपोज़ आप दिखाते हो मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, बट आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कहीं से भी नहीं लगता कि 15,000 के है। कभी आप फैमिली बिजनेस में होते हो और आपका जो इंडिपेंडेंट इनकम है वो असर्टन करना मुश्किल हो जाता है। कई बार आप अपने आप को डाउन प्ले करते हो, अपने आप को चीज़ें छुपाते हो आप। तो जब कोर्ट को लगता है कि आप चीज़ें छुपा रहे हो, जो गैस वर्क मेंटेनेंस है वो आ जाती है। वो काफ़ी हाई होती है,
वो एक नॉर्मल जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके बियॉन्ड होती है, तो उसको ख़त्म करना या कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा जो है ना अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी देख के ही केसेस आपको लड़ने चाहिए कि केस लड़ना ठीक है या नहीं है। आपके वकील साहब नहीं तय करेंगे कि आपको केस सेटल करना चाहिए या लड़ना चाहिए। आपके वकील साहब आपको ये बता सकते हैं, अगर अच्छे वकील हैं, वकील साहब मेंटेनेंस बंधेगी क्या, अगर वो बोलते नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं बंधेगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है और आप वर्किंग हो तो मेंटेनेंस बनना तो तय है। पर अगर आपके वकील साहब फिर भी कह रहे नहीं है तो आई थिंक आप मिसगाइड हो रहे हो। तो आपको जो सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर वो ठीक से नहीं बता पा रहे हैं तो आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। और आधे से ज़्यादा हस्बैंड्स मैट्रिमोनियल केसेस में हैं, इसी वजह से फंस जाते हैं अपने मैट्रिमोनियल केस में। केसेस ज़्यादा चलेंगे जब मेंटेनेंस हायर साइड में होगी। वाइफ क्यों सेटल करेगी, उसे तो पैसा मिल रहा है, वो क्यों सेटल करेगी। आप मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर आपकी मेंटेनेंस एक हायर ग्राउंड पे लगती है तो आपकी वाइफ क्यों सेटल करेगी केस, वो नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी इनकम क्या है, वाइफ की इनकम क्या है, ठीक है ना। अगर वाइफ की कोई इनकम नहीं है तो मेंटेनेंस फिक्स होना तय है, ये चीज़ मान लीजिए। अब ये कितना फिक्स होगा अपने आप लॉयर से पूछिए, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। नहीं तो एक काम कीजिए, मेरी ये बुक है पे और फाइट, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें सारा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है। ये आप पढ़िए, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका मेंटेनेंस केस कैसे आपके अगेंस्ट जाएगा या फेवर में जाएगा। ये बुक आपको क्लैरिटी दे देगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी एसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्या मेंटेनेंस कम हो सकती है या ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप फाइंड आउट कर लें कि आपकी वाइफ वर्किंग है। अब कल परसों ही हम एक केस में हमने फाइंड आउट कर लिया था वाइफ वर्किंग है, वाइफ ने कोर्ट को झूठ बोला है, तो वहाँ पे तो देखिए सीधा 340 का भी केस हो सकता है, और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस है वो भी डिनाई हो सकती है वाइफ को। तो ये अगर आप फाइंड आउट कर लेते तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि क्या क्या चीज़ें दिखाने से आपकी मेंटेनेंस कम हो सकती है। देखिए, कोर्ट को आप ये बोलेंगे कि जी मेरे पास तो 10 मेंबर्स की जिम्मेदारी है, कोर्ट नहीं सुनेगा ये चीज़। कोर्ट आपके मदर फादर की लायबिलिटी फिर भी समझेगा, आपकी भाई बहन 3 बहनें जिनकी शादी करानी है वो लायबिलिटी कोर्ट नहीं समझेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर आप कहेंगे जी मेरे ऊपर तो EMI है, मेरे पास तो लोन है, मेरे पास तो मैं गाड़ी का लोन दे रहा हूँ, कोर्ट नहीं समझेगा। ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है एक तरीके से। तो कोर्ट क्यों आपकी वो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को आपकी सैलरी से डिडक्ट करेगा, वो नहीं करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप ये कहते हैं कि जी वाइफ का कोई बिजनेस है या कोई कहीं से इनकम आ रही है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है टू प्रूव दैट, कोर्ट आपकी बात नहीं मानेगा। आप कहेंगे कि जी चलो मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं एक छोटे ओहदे की जॉब ले लेता हूँ, अभी मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब मैं ले लेता हूँ 30,000 रुपये की जॉब, तो क्या मेंटेनेंस कम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी कम। ये बेवकूफ़ी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ेंगे कोर्ट को सीधा पता चल जाएगा कि आपने जानबूझ के जॉब छोड़ी है, और वो मेंटेनेंस पुरानी सैलरी के बेसिस पे ही बांधेगा। अगर आप कहते हैं टर्मिनेट हो गया हूँ मैं, जॉब लॉस हो गया, रिसेशन आ गया, वो भी कोर्ट नहीं मानेगा, क्योंकि अचानक से आपकी जॉब में सडन शिफ्ट आना, कोर्ट को यही लगेगा कि आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर सपोज लॉ जो है ये कहता है कि वाइफ को मेंटेनेंस देना है, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है, तो आपको यही दिखाना है कि वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ, यही एकमात्र तरीका है जिससे मेंटेनेंस बिल्कुल ही ख़त्म की जा सकती है। या फिर वाइफ डिफाइड है, पहले काम करती थी और उसने जानबूझ के अभी जॉब छोड़ी है, तो एक ये क्राइटेरिया भी आप ले सकते हैं, केपेबल ऑफ वर्किंग का क्राइटेरिया, जो आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तो ये दो जो इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ये मैंने देखा है चलते हैं। तो अगर आपको ये केस स्टडीज़ चाहिए तो मेरा एक आर्टिकल भी है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये बुक है, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आर्टिकल भी चेक कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से मेंटेनेंस जो फिक्स होती है कोर्ट के द्वारा वो बहुत हाई भी जा सकती है। वो कुछ गलतियां हैं जो आप करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि मेंटेनेंस केस कैसे आपके ऊपर, आप कैसे उसे संभालेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।